नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। बिहार से लेकर दिल्ली तक चुनावी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन बिहार में भी चुनाव बहुत दूर नहीं है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। अब ऐसे में इंतजार था नीतीश कुमार के बयान का कि नीतीश कुमार आखिर इस सब पर क्या कहते हैं, वो अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं। तो नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़ने के बाद वही जो उनका रटा रटाया बयान है कि 2 बार वो उधर चले गए, अब वो नहीं जाएंगे, वही सब वो कहते हुए नजर आए। लेकिन विश्लेषकों का और खासतौर पर वो लोग जिन्होंने नीतीश की राजनीति को बहुत करीब से देखा और जाना है, उन सब का ये कहना है कि जब जब बेहद कन्विक्शन के साथ नीतीश कुमार ऐसा कहते हुए नजर आते हैं, तब तब नीतीश कुमार पलटी मारने की पूरी तैयारी की रूपरेखा तैयार कर चुके होते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि नीतीश कुमार आज अमित शाह को बिहार के दौरे पर जाना था। 2 दिन के वो बिहार के दौरे पर उनको वहां पहुंचना था, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर अमित शाह माफ कीजिएगा वहां पर नहीं पहुंचे हैं और इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से ये भांप चुके हैं कि बीजेपी उनके साथ क्या करने जा रही है। पहली बात तो ये कि उनको 2025 में अगर मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि बीजेपी की इतनी सीटें आ जाती हैं और नीतीश कुमार के साथ मिलकर भी वो अगर चुनाव लड़ लेते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये तो पूरी तरीके से अब तय माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने से जब ये पूछा गया कि भी आपको लेकर लालू प्रसाद यादव ने ये ऑफर दिया, आप इस पर क्या कहेंगे, तब आप ये सुनिए, नीतीश कुमार ने ये तो कहा कि हम 2 बार चले गए हैं लेकिन अब नहीं जाएंगे। लेकिन उनके बात में जिस दृढ़ता से वो इससे पहले कई बार कहते हुए नजर आए हैं, वो सब कुछ अब उनकी बातों में वो दृढ़ता नजर नहीं आई। वो अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हैं कि उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जिक्र नहीं करते हैं, उनका नाम तक अपनी जुबान पर लेकर नहीं आते हैं। वो ये बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के रहते क्या क्या हुआ, कैसे बिहार ने तरक्की की, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि 11 साल से लगभग 10.5 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार में उनकी सरकार है। 17 महीने बीच में वो चले गए थे आरजेडी के साथ, लेकिन क्या कुछ किया उसके बारे में बात वो नहीं करते हैं। वो ये भी बताना नहीं भूलते हैं कि देखिए उनके उनके रहते हुए किस तरह से मुसलमानों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, इन सब का उत्थान उन्होंने किया है। अब ऐसे वक्त में आप ये समझिए कि जब वो ये बात कह रहे होते हैं, जब मुसलमानों को साथ लेकर, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को, इन सबको साथ लेकर चलने की वो बात करते हैं, तो क्या ऐसे में बीजेपी की जो फिलहाल की राजनीति है या हमेशा से जुड़ रही है, जिसमें आप उधार देते हुए नजर आते हैं, क्या उसके साथ नीतीश कुमार कंफर्टेबल होते हुए नजर आएंगे? खासतौर पर अंबेडकर पर दिया गया अमित शाह का बयान, और क्या ये भी वजह है कि नीतीश कुमार ने किसी तरह की हरी झंडी नहीं दी और इसीलिए अमित शाह का जो 2 दिन का दौरा है वो फिलहाल टल गया है, फिलहाल वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं, जिसकी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि वो 2 दिन वहां पर रहेंगे। इसके अलावा जब मुसलमानों की बात करते हैं और वक्फ बोर्ड बिल पर लेकर उन्होंने आपत्ति अपनी जताई ही थी और ये कहा था कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जब कहा गया था कि वो इसके अगेंस्ट हैं और वो जेपीसी इसीलिए बनाई भी गई थी, क्या उस इन तमाम मसलों पर जिसको लेकर लगातार बीजेपी अपना एजेंडा पुश कर रही है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का बिल हो या फिर इसके अलावा हर मस्जिद के नीचे जिस तरह से मंदिर ढूंढा जा रहा है, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को कहीं से भी सूट नहीं करता है। अगर विचारों की प्रतिबद्धता छोड़ भी दें कि नीतीश कुमार इतने दिन से बीजेपी के साथ हैं, तो क्या उनकी वाकई में विचारों की कोई प्रतिबद्धता है? लेकिन उन्हें अपने वोट बैंक का डर तो बहुत सता रहा है। अगर वैचारिक प्रतिबद्धता हम छोड़ भी दें, क्योंकि वो अपने आप को उदारवादी, समाजवादी नेता के तौर पर प्रेजेंट करते आए हैं, लेकिन अगर फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, लगातार जिस तरह से निशाने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया और उसको लेकर विपक्ष जिस तरह से मुखर है, खासतौर पर कांग्रेस, और अब ऐसे में नीतीश कुमार को ये डर सता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, जाहिर सी बात है कि एंटी इतने दिन से वो मुख्यमंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, उनको ये डर भी सता रहा है कि जो उनके 2020 का जो परफॉर्मेंस उनका रहा,
जो तीसरे नंबर की पार्टी वो बनकर उभरे, इससे भी नीचे वो जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये तमाम वोट बैंक भी अगर उनका कुछ पॉकेट्स में ही सही अगर छिटकता है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सीटें और गिर जाएंगी। और ऐसे में जो वो हार्ड बार्गेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि फिलहाल उनका पूरा का पूरा इस तरह से वो असर्ट अपने आप को कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस तरफ भी नीतीश कुमार को अवसरवादी कहा जाता है नेता, और जिस तरफ भी उनको ये होता हुआ नजर आएगा वो उस तरफ पलटी मार लेंगे। पिछले बार की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बनकर उभरी थी, एक सीट का फर्क था, बीजेपी 74 पर थी और नीतीश कुमार तीसरी पार्टी बनकर उभरे थे। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार भी क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे तक गुपचुप मुलाकात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हुई है। और इस मुलाकात को लेकर कई पत्रकार जो नीतीश और तेजस्वी की सियासत को देखते रहे, उन्होंने कई दावे भी इसको लेकर किए हैं। हालांकि ये सिर्फ अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन नीतीश कुमार ये साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अभी जो कह रहे हैं वो उसमें कोई किसी तरह से वो दृढ़ता वो नजर नहीं आ रही है जिस तरह से वो पहले इन बातों को कहते रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी पलटी मार सकते हैं। उनका प्लान बी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनकी पार्टी को बीजेपी कभी भी तोड़ सकती है। जिस तरह का दावा संजय राउत ने किया कि उनके 10 एमपी जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है और नीतीश कुमार को डर सता रहा है और इसीलिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और एनसीपी के नेता ने भी बड़ा दावा किया है। एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि 2 बार पलटी मार चुके हैं, अब कह रहे हैं कि अब नहीं मारेंगे, तो सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए आप जरा। तो हम आपको सुनवाएंगे जितेंद्र आह्वान ने क्या कहा है कि अब वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। 1-2 बार गलती से उस तरफ चले गए थे, लेकिन अब एनडीए के साथ रहेंगे। तीसरी बार भी गलती कर लेंगे। थैंक यू सर। अब वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। 1-2 बार गलती से उस तरफ चले गए थे, लेकिन अब एनडीए के साथ रहेंगे। तीसरी बार भी गलती कर लेंगे। थैंक यू सर। अब वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। 1-2 बार गलती से उस तरफ चले गए थे, लेकिन अब एनडीए के साथ रहेंगे। तीसरी बार भी गलती कर तो तीसरी बार भी गलती कर लेंगे, ये कहना है जितेंद्र आह्वान का। अब जाहिर सी बात है एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, ऐसे ही तो वो कोई बात नहीं कह रहे हैं। या संजय राउत का दावा कि वो बीजेपी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, उनकी पार्टी टूट सकती है, 2 फाड़ में बट सकती है और इससे पहले बीजेपी इस तरह का कोई खेल करे, नीतीश कुमार खेल करना चाहते हैं। नीतीश कुमार अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। नीतीश कुमार बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि बिना आग के धुआं नहीं है, आग है तभी धुआं है। वरना इससे पहले क्यों नहीं इस तरह की तमाम बातें विश्लेषक हम जैसे पत्रकार जो बिहार की राजनीति को जिन्होंने बहुत अच्छे से देखा, पहचाना, जाना है, नीतीश के की राजनीति को बहुत अच्छे से जाना है, वो सब ये दावा क्यों कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पका रहे हैं जिससे बीजेपी अनकंफर्टेबल है। यही वजह है कि नीतीश कुमार एक तरह से बीजेपी की मजबूरी भी बन गए हैं, चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो। और बीजेपी ये चाहती है कि 2025 से पहले वो इस तरह का बड़ा खेल कर दे ताकि नीतीश कुमार गैर जरूरी बन जाए और वो महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री बना दे। ये पूरी की पूरी एक पटकथा जो है वो बीजेपी लिख रही है और जाहिर सी बात है राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार को ये बहुत अच्छे से पता है और इसीलिए नीतीश कुमार ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और वहीं दिल्ली से लेकर और जब हम कह रहे हैं कि बिहार तक घमासान मचा हुआ है, तो आपको पता है कि रमेश बिदूड़ी ने जिस तरह से प्रियंका गांधी आतिशी को लेकर जो आपत्तिजनक अपमानजनक बयान दिया है, गाली से लेकर गाल तक का सफर उन्होंने किस तरह से तय किया है, उससे बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि उनका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो महिला वोट बैंक है। नीतीश का भी सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है कि महिला वोट बैंक है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर और अब महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर महिलाओं ने उनको झोली भरकर वोट दिया, ही बीजेपी का दावा है। और ऐसे में जो उनके गालीबाज नेता हैं वो किस तरह से आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, अपमानजनक बयान दे रहे हैं, उस पर वो खानापूर्ति के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता का
कोई बयान सामने नहीं आया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब उनकी का जो नाम है क्या वापस लेगी? अगर वाकई में बीजेपी महिलाओं का थोड़ा बहुत भी सम्मान करती है तो उसको ये बड़ा एक्शन लेना होगा। नहीं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में सीएम का चेहरा रमेश बिधूड़ी को बनाने जा रही है बीजेपी, और अब आपको ये तय करना है कि आपको केजरीवाल के साथ जाना है जो तरक्की की बात करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में है, या फिर आपको रमेश बिधूड़ी जैसे चेहरे को सीएम बनाना है। तो मौका है पूरी तरीके से, रमेश बिधूड़ी ने ये मौका दिया है और यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरीके से दिल्ली से लेकर बिहार तक फंसती हुई नजर आ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए और हम जानेंगे कि बिहार से लेकर दिल्ली तक ये जो पूरा घमासान मचा हुआ है इसको किस तरह से देखा जाए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ धनंजय कुमार जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत आपका, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट और किसान नेता। डॉक्टर सुनीलम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। ये सब कुछ जो हो रहा है दिल्ली से लेकर, बिहार से लेकर दिल्ली तक, और बात सबसे पहले नीतीश कुमार की ही कर लेते हैं। जब नीतीश कुमार एक बार फिर से दोहराते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे 2 बार, क्या आपको इस बार भी उनकी इस बात पर यकीन हो पा रहा है, या आपको लग रहा है नीतीश कुमार ने प्लान भी तैयार कर लिया है? नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी, और उनको ये पता है कि बीजेपी जो पका रही है उसमें उनका हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। जी, नीतीश कुमार जिस राजनीतिक पाठशाला से निकले हैं वो समाजवादी राजनीति की पाठशाला रही है। इसलिए नीतीश कुमार के जेडीयू के आज भी पोस्टर बैनर पर गांधी हैं, लोहिया हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, जयप्रकाश नारायण है, उसमें गोडसे, गोलवलकर, सावरकर कहीं नहीं है। ये तो राजनीति है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव आरजेडी के बड़े नेता, तो उनके साथ काम करने वाले नीतीश कुमार बहुत पहले से एनडीए के साथ चले गए, बहुत लंबे वक्त तक वो एनडीए के साथ भी रहे, लेकिन उससे अलग भी रहे। वो एनडीए के बाकी दलों की तरह इतने कमजोर कभी नहीं पड़े कि वो अपनी पार्टी को टूटने दें, क्योंकि ये बात जब एनसीपी की तरफ से संजय राउत ने बोला कि बीजेपी एक ऐसा दल है जो अपने सहयोगी दलों को लील जाता है, खा जाता है, निगल जाता है, और अभी अभी हम कई जगह पर ये बात देख भी रहे हैं, और महाराष्ट्र में ये सब कुछ हुआ। नीतीश कुमार ने अपनी पूरी पार्टी को बचाए रखा, लेकिन अब वो आखिरी वक्त है जिसमें इस बात का इम्तिहान होना है कि क्या भीतर भीतर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पार्टी अब बची नहीं है। जो 3-4 लोग हैं, कोई भी बिहार की राजनीति को जानता है तो वो उनका सब नाम उंगलियों पर गिना लेगा। संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये सारे लोग आरएसएस से गहरा रिश्ता रखते हैं, और इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है जब जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ करके बीजेपी की तरफ गए। और इस बार 2024 में जब वो गए तो वो उसके पहले अब आते हैं नीतीश कुमार का राजनीति का करियर क्या है। मिट्टी में मिल जाऊंगा, उनके साथ नहीं जाऊंगा। मिट्टी में नहीं मिले लेकिन चले गए। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और इतनी बार बदले फिर भी प्रासंगिक बने हुए हैं। कोई और नेता होता तो इतनी बार पलटने के बाद अप्रासंगिक हो जाता कि अब वो पलटे न पलटे, अब उसकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार के पलटने और न पलटने का मतलब है, एक तो ये बात है। इसलिए नीतीश कुमार वाकई प्लान भी तैयार रखे होंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि दिखता है कि उन्होंने बयान दे दिया कि अरे 2 बार गलती हो गई, चले गए उधर, अब नहीं जाएंगे, अब हम अपने स्वाभाविक मित्रों के यहां हैं। सुनीलम जी बैठे हुए अभी जब बोलेंगे बताएंगे, समाजवादी लोग उनके स्वाभाविक मित्र हैं या जो है आरएसएस के लोग स्वाभाविक मित्र हैं, नीतीश जी इसको आज तक क्लियर नहीं कर पाएंगे। उनके स्वाभाविक मित्र बीजेपी और आरएसएस तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लालू प्रसाद के खिलाफ राजनीति करनी है, बिहार में राजनीति करनी है, तो लंबे समय से उन्होंने बीजेपी के साथ खड़े होकर के अपनी राजनीति की है। अब आके जरा इसका विश्लेषण करें, नीतीश कुमार इतने चुप क्यों हैं उन विषयों पर जो सांप्रदायिकता का माहौल देश में बनाया गया कि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजेंगे,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की जो टिप्पणी है उसके बाद उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो जिस दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित का साथ देने के लिए नीतीश कुमार लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो क्या इस पर कोई बात अभी तक उन्होंने नहीं की। रमेश बिधूड़ी से लेकर के जितने भी नेता, अभी आपने बयान सुनवाया, घोर महिला विरोधी बयान, और नीतीश कुमार महिलाओं को तरक्की कराने वाले एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति एक तरफ है, लेकिन जो काम बिहार में नीतीश कुमार ने किया है, बिहार को योगी आदित्यनाथ जैसा एक मुख्यमंत्री मिल गया होता तो बिहार आज कहां होता, ये सबको पता है। लेकिन नीतीश कुमार होने की वजह से बिहार में वो सांप्रदायिक तनाव का माहौल नहीं है। बीजेपी अब चाहती है, जो बात उनके विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनकी जुबान से निकल गई, कि हम अटल जी को अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि तब देंगे जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब ये बात अंदर अंदर सबको पता है। नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि अगले एकनाथ शिंदे कौन होंगे। नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि 12 एमपीज हैं, तो उन सांसदों का बीजेपी के साथ क्या रिश्ता है, बीजेपी अंदर अंदर उनके साथ क्या तालमेल बना चुकी है। बीजेपी को अच्छे से पता है नीतीश कुमार को कि अगर वो 120 से 130 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए तो फिर बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ी तो अगला सीएम बीजेपी का होगा। इसका अभी तक नीतीश कुमार ने साफ जवाब नहीं दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब खेल बीजेपी बिहार में नहीं खेल रही है, सबको पता है कि ये खेल हो चुका है और नीतीश कुमार इसीलिए चुप हैं। अब ये देखना है कि पार्टी कितनी बची हुई है नीतीश कुमार के हाथ में, और हमें ये लगता है कि नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। वो ये बात समझते हैं कि उचित समय पर पार्टी को टूटने से कैसे बचाना है और बीजेपी के द्वारा पार्टी को लील लिया जाए इससे भी कैसे बचाना है। अब अगर नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में इसका कोई ठोस कदम उठा पाए, तब इसका मतलब यह होगा कि प्लान बी और प्लान ए नीतीश कुमार के पास है, जिसकी उम्मीद मैं ज्यादा देखता हूं। लेकिन हो सकता है कि आरएसएस और बीजेपी भीतर भीतर उनको कमजोर करने की पूरी कोशिश कर चुकी हो, कि अगर नीतीश पलटते हो तो उनके सांसद और विधायक इधर आ जाएं। इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं जो बाधा बने। अंततः कहना यह है कि नीतीश कुमार एक मझे हुए नेता हैं। अभी तक उन्होंने अपनी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता दोनों कायम रखी है। आप कल्पना करिए, इन दोनों चीजों को कायम रखते हुए वो पलट भी सकते हैं, इसलिए उनके पास प्लान ए भी होगा और प्लान बी भी होगा। इस बात से मैं सहमत हूं। जी जी। तो प्लान ए प्लान बी उनके पास तैयार होगा। डॉक्टर सुनीलम, क्या आपको भी लगता है जो कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा छुपा रहे हैं नीतीश कुमार? क्या आपको ये ऐसा लगता है? क्योंकि ये तो साफ तौर पर लग रहा है जिस उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं, ये उनकी आखिरी राजनीतिक पारी है। और आखिरी राजनीतिक पारी, जाहिर सी बात है, वो इज्जत के साथ और इन सब के साथ खेलना चाहते होंगे। वैचारिक प्रतिबद्धता उनकी बीजेपी के साथ रहते दिखती तो नहीं है, लेकिन बात वो समाजवाद की ही करते हैं, बात वो मुसलमानों की, पिछड़ों, अति पिछड़ों की, दलित, महादलितों की और महिलाओं की करते हैं। अगर उन सब की बात करते हैं तो बीजेपी के साथ फिर कैसे खड़े हो सकते हैं? रमेश बिधूड़ी क्या कहते हैं? रमेश, वो भी एक एग्जाम्पल सामने है। दूसरा, जिस तरह से जिस सांप्रदायिक रास्ते पे फिलहाल पूरी बीजेपी नजर आ रही है और उसको और धार दे रही है, तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार किस मुंह से, एंटी इनकम्बेंसी है उनके पास, आखिर किस मुंह से अपने वोट बैंक के पास जाएंगे, ये भी तो फिक्र होगी उनको। और उसके साथ साथ पार्टी टूटने का डर तो है ही, क्योंकि बीजेपी तो इसकी माहिर खिलाड़ी है, वो तो कभी भी ऐसा कर सकती है। नीतीश कुमार ने मजबूती से अपने नेताओं को थामे रखा है, या फिर कोई और मजबूरी जिसकी वजह से वो महाराष्ट्र वाला खेल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खेल नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं है। जी, बुशरा जी, एक तो ये है कि राजनीतिज्ञों की कोई उम्र होती नहीं है, और जो है नीतीश जी का कोई आखिरी पारी है। जो लोग भी ये बोलते हैं, मुझे लगता है कि जो भी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो इस उम्र दराज होने से कोई बहुत ज्यादा असर उनके ऊपर पड़ता नहीं है। 75 साल वाला फॉर्मूला भी लिमिटेड लोगों के ऊपर लगाया जाता है। जब अडवाणी जी की बात आ जाए, सुमित्रा महाजन की बात आ जाए, मुरली मनोहर जोशी की बात आ जाए, तब लगता है, बाकी सबके लिए लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं लगता, जो कि बात ये कहते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र जो है, तो एक और बार भी अगर पारी खेलने के लिए नीतीश जी को अवसर मिलता है, तो वो उसके लिए तैयारी रहने वाले हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कहा कि 2 बार गलती किया, अब तीसरी बार तो मतलब वो गलती में सुधार कर सकते हैं। मतलब 2 बार गलती अगर किया है उन्होंने, तो फिर तीसरी बार गलती के अंदर
सुधार करने में कोई हर्जा नहीं। हालांकि जब ये आपका प्रोग्राम का मुझे पता चला तो मैंने एक सांसद जी से बात की जेडीयू के और एक पूर्व मंत्री जी से बात की। दोनों ने कहा अरे डॉक्टर साहब इसमें कुछ दम नहीं है, और आप देखिए वो महिलाओं वाला चल रहा है सीएम और डिप्टी सीएम वाला, उसके अंदर तो साथ ही कर रहे हैं। पहली बार जो है वो भाजपा दूर हो गई है। मतलब ये है कि हम मुझको ये बात समझ में आ गया उनसे बातचीत दोनों से बातचीत करने के बाद में कि वो अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। और वो प्रेशर पॉलिटिक्स के अंदर एक तो ये है कि भाई उन्हें मैक्सिमम सीटें उनको चाहिए और मिनिमम डिस्कम्फर्ट चाहिए। पहले से भारतीय जनता पार्टी हथियार डाल दे, ये जो बीच बीच में बयानबाजी हो सकती है या जो करते रहते हैं वो सब बंद हो जाए, है ना, तब तो वो कंफर्टेबल हो सकते हैं। अन्यथा जो है वो उनके सिर पर जो है वो तलवार लटकाते हुए घूम रहे हैं। और ये वाली बात सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो आरएसएस को लेकर के हमारे तो कार्यक्रमों के अंदर कम से कम मैंने 3 कार्यक्रम जिसका मैं खुद आयोजक था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि मैं जो है समाज को नशा मुक्त चाहता हूँ और देश को आरएसएस मुक्त चाहता हूँ। तो ये तो मतलब मेरे आँख के सामने की बात है और उसमें बड़े-बड़े लोग जो है वो मौजूद थे। तो वो उनका जो मूल विचार है, मुझे नहीं लगता कि अपनी सत्ता के लिए उस विचार को वो छोड़ देंगे। महादलित कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जो है मुस्लिमों को वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं या वो मुस्लिमों को इस तरीके के साथ में डील करने का काम करते हैं। तो वो सब चीज़ों के ऊपर अपने तरीके से अपने जो भी वोटर्स हैं उनको भी मैसेज देने का काम वो लगातार करते रहते हैं। तो बात एकदम साफ है, बेहतर जी। डील कौन दे सकता है? और बेहतर डील का मतलब ये है, उन्हें इसकी कोई डील मुझे नहीं लगता है कि सीएम के लिए उन्हें किसी डील की ज़रूरत है। उन्हें पीएम के लिए डील की ज़रूरत है। और वो उसकी चाबी जो है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था, वो चाबी केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के पास है कि कांग्रेस पार्टी जब ये डिसाइड कर ले कि इंडिया गठबंधन के फेस के तौर पर एक एक बार ऐसा अवसर आ गया था और वो अवसर जो है उसके अंदर सब लोगों ने कहा कि उनके सामने थाली थी और उसके बाद में जो है उन्होंने जो है वो थाली को जो है हटा दिया। असल में हटाया नहीं, कांग्रेस ने भी उस समय जो है पेच लगा दिया था। तो वो पेच कांग्रेस पार्टी हटा दे तो फिर एक बड़ा जो एक सपना दोनों का सपना है, नीतीश जी का भी सपना है, नायडू का भी सपना है, वो सपना अगर पूरा इंडिया गठबंधन करता है तो मुझे लगता है कि समीकरण के अंदर कोई अंतर आ सकता है। अन्यथा देखिए महिलाओं के बीच में तो एक उन्होंने अपनी जगह बनाई ही हुई है। और ये भी बात एकदम साफ है कि इस बार नशाबंदी वाला शराबबंदी हटाना चाहिए। इसको लेकर के जो है पूरे पीके तो पूरे प्रशांत किशोर का तो वो पूरा एजेंडा ही है। और बहुत शर्म की बात है कि 2 अक्टूबर को वो कार्यक्रम करते हैं और अपना प्रोग्राम देते हैं कि मैं जो है हटा दूंगा, मतलब शराबबंदी जो है उसको खत्म कर दूंगा मैं। और जहां तक आपने ये बात कही थी विश्रा जी की जो है बीजेपी ने बहुत महिलाओं का किया, मैं तो अभी बैठा हूँ हरण्य नाम के गांव के अंदर मैं बैठा हूँ। मैं मुल्ताई के अंदर जो है 100 गांव का दौरा हर साल एक जनवरी से 20 जनवरी 12 जनवरी के बीच में करता हूँ। 60 गांव में जाया हूँ और हर गांव के अंदर मैंने पूछा कितनी लाडली बहनाओं को मिल रहा था। तो पहले जिनको मिल रहा था उसमें से आधों के ज्यादा नाम कट चुके हैं और मैं एक एक परिवार को जानता भी हूँ और उनसे मैं पूछता भी हूँ। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि का मामला है, किसान सम्मान निधि भी जो है आधे लोगों को भी नहीं मिल रही है। मैं अपने मुल्ताई कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो ये सब जो है जी। छल प्रपंच का मामला है, वोट लेने का मामला है। लेकिन जो है नीतीश कुमार ने तो एक आमूलचूल जीवन में परिवर्तन तो लाए ही है शराबबंदी लागू करके, और उसका जितना प्रेशर था उस सब प्रेशर को लगातार झेलते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिंगर क्रॉस तो उनकी रहने वाली है। लोगों को वो अटकलें जो हैं लोग लगाते रहें, लेकिन फाइनल राउंड के अंदर वो अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जिस तरीके से चिराग पासवान का इस्तेमाल करके उन्हें कट्टू साइज किया गया था, इस बार जो है पीके का इस्तेमाल करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी कट्टू साइज करना चाहती है। तो उनके पास में सब जानकारियां हैं और वो सब जानकारियों के बीच में, मतलब जिसे कहते हैं कि दांतों के बीच में जीभ रहती है, वो रहने के वो आदी भी हो गए हैं। तो उनको आइडिया है कि कब मेरे साथ में क्या जो है एक तरीके से मेरे पीठ पर चोरा भोंकने का काम हो सकता है, क्योंकि जब सभी मित्रों को भोंक दिया तो ये इनके अंदर कौन सी ऐसे जो है खासियत है कि जो इनको छोड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए है
वो बांटो और राज करने का डीएनए है, वो अंग्रेजों के जमाने से है, वो उनके जो है जन्म के काल से है, तो उसके अंदर कोई बदलाव आने वाला नहीं है। और मैं ये कहना चाह जी रहा हूं कि जिस तरीके का जो है विधुड़ी जो है उन्होंने जिस तरीके का आतिशी जी के ऊपर जो कमेंट करने का काम किया है, एक तो पॉलिटिक्स में बिलो द बेल्ट होता है, लेकिन आप इस स्तर के ऊपर आप अगर उतर जाएंगे तो देश की जनता, देश के मतदाता तो कभी भी इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाभाविक तौर पर कोई महिला नहीं, अगर पुरुष के बारे में 80 साल के पिता हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं और आप उनके बारे में आप ये कहो कि जो है बाप बदल लिया है, अगर इस घटिया स्तर पे उतर जाओ, ये वही घटिया स्तर है जो दानिश अली के साथ में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किया था। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में नहीं होती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह जो है गृह मंत्री नहीं होते, तो विदुड़ी तो उसी दिन जेल के अंदर चला जाता। आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? किसी कम्युनिटी को लेकर के आप इस तरीके की बात जो पार्लियामेंट के अंदर विदुड़ी ने कही थी, इस आदमी को तो जेल के अंदर होना था, ये बाहर है। तो जी ये तो सरेआम गुंडागर्दी को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और ये भी बात एकदम साफ है कि बिल्कुल खिसियाई हुई हालत के अंदर है। उन्हें मालूम है कि हमें दिल्ली के अंदर हम लूज करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो हर किस्म के घटिया हथकंडे वो अपना रहे हैं। लेकिन जो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस जिस तरीके से वो जी लोगों को अपमानित करेंगे, भारत की जनता, भारत का मतदाता इसको कभी भी जो है जो नहीं कर सकता, इसको कभी भी पसंद नहीं कर सकता। और नीतीश जी का मामला तो ओपन है, वो ओपन ही रहने वाला है, क्योंकि उन्हें ये बात भी मालूम है कि कभी भी जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हुआ, कुल मिलाकर के उन्हें बिहार के अंदर कब्जा करना है, बिहार में अपनी सरकार बनानी है, पहले बनाए, बाद में बनाए, बीच में बनाए, तो उन्हें भाजपा का मकसद मालूम है। और इसीलिए जो है वो एक के ऊपर दूसरा दाव जो है चलने का काम दोनों एक दूसरे के ऊपर करते रहेंगे। लेकिन जी ये अच्छा है कि लालू जी ने एक तरीके से कह दिया है कि भाई हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है ना? वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनको तो अवसर मिलना ही चाहिए। अब ये तो यहाँ पे गवर्नर्स का रोल रहता है, तमाम सारे इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं या स्पीकर्स ने इस तरीके का कर रखा है कि उनको अवसर जी नहीं मिला, बड़ी पार्टी के नाते अवसर तो उनको मिलना था। और सरकारी मशीनरी से आखिरी में जो है एक तरीके से तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनने से रोक दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि मामला जो है कोई 19-20 का मामला है, और कोई बहुत बड़ा अंतर जो है दोनों गठबंधन के बीच में बिहार के अंदर नहीं है। तो कभी भी बाजी पलट सकती है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का काम कभी भी बिहार के अंदर कर सकता है। जी जी, बिल्कुल। और शायद इसी का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो समीकरण सारे जो हैं, वो गणित, गुणा, भाग जो हैं, वो सही बैठते हैं। धनंजय जी, आपके पास आ रही हूँ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लक्ष्मण जी। क्या करना चाह रहे थे? नहीं, नहीं, हम लक्ष्मण अगली जी बार शायद कुछ बोलेंगे। ऐड अच्छा, ठीक है, ठीक है। धनंजय जी, आपका आपका कमेंट। आप इस सबको जो परिस्थितियां हैं पूरी, जो बिहार से लेकर दिल्ली तक बन रही हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? खासतौर पर नीतीश कुमार का दिया गया बयान, क्या आपको ये लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं वाकई वही सत्य है, या फिर वो छिपा रहे हैं और बहुत कुछ है जो बिहार की सियासत में पक रहा है, बस ये है कि वो हार्ड बार्गेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? कितना कौन बेहतर ऑफर उनको देगा, उसका उनको इंतजार है। नहीं, बेटर ऑफर की बात नहीं है। वो सामान जी खरीदने नहीं आए हैं बाजार में कि कौन बेटर ऑफर देगा। वो राजनीति कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर सुनीलम ने भी और डॉक्टर लक्ष्मण ने दोनों ने बहुत अच्छी बात कही। राजनीति जो है, पलटू राम कह दीजिए नीतीश कुमार को, वो अपनी जगह है, लेकिन मीडिया आपके हाथ में है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने दरअसल देश को एक नई राजनीति दी और कहा है कि हम तय करते हैं विपक्ष में कौन बैठेगा और हमारे साथ कौन बैठेगा। और इसकी वजह क्या है? नीतीश कुमार इतने ताकतवर क्यों है? कई लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाली हालत हो जाएगी नीतीश कुमार की, जैसे शिंदे की हुई। इतना आसान नहीं है। शिंदे और नीतीश कुमार में बहुत भारी अंतर है। महाराष्ट्र और बिहार में बहुत बड़ा अंतर है। महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रही है कोई पार्टी। बिहार में सामाजिक लड़ाई, न्याय की लड़ाई बहुत मजबूत है। और पिछले 33 सालों से नीतीश और लालू की जो सरकार है, वो सामाजिक न्याय वाली सरकार है। और अब अगर बीजेपी ये सोच रही है कि हम किसी प्रकाश किशोर पांडे को मुख्यमंत्री बना करके या किसी और को मुख्यमंत्री बना करके हम कर लेंगे, तो बिहार में नहीं संभव है। बिहार का पूरा
जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो शुरुआत की थी, वहां से नीतीश कुमार तक पहुंचे, और जो कह रहे थे डॉक्टर सुनीलम की महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म, वहाँ बहुत चेतना आई है। नौकरियों में आप बात कीजिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है, उसमें बात कीजिए, हर जगह महिलाएं बहुत आगे आई। महिलाओं के लिए जीविका दीदी है, और उसमें बड़ा 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला। और नीतीश कुमार बेसिकली कुछ छुपाते नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ छुपाते हैं। इस तरह से कि आप समझिए कि नीतीश कुमार कहते हैं कि राजनीति में सबसे पहले मैं हूं, पर इतने सी बात है, सबसे पहले मैं, मुझे आप कहाँ रख रहे हो? अगर इंडिया गठबंधन ने जो बनाया था और इंडिया गठबंधन कहता है कि हाँ नीतीश कुमार कन्वेनर हैं, तो फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते। लेकिन इंडिया गठबंधन ने कहा कि आप कन्वेनर नहीं हो, तो नीतीश कुमार उससे हट गए। तो बिहार में अगर बीजेपी सोच रही है कि नीतीश कुमार को हम किनारे करके अगर हम राजनीति करेंगे, तो नीतीश कुमार बीजेपी से किनारे नहीं हो सकते। अब आरएसएस की जो बात कही डॉक्टर लक्ष्मण ने, वो अपनी जगह सही है कि कई नेता हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से क्लोज हैं। बेसिकली वो नेता नहीं है, वो किसी तरह सत्ता के जुगाड़ में रहते हैं। नेता उसको कहते हैं जो अपने अलावा 10 सीटों पर किसी और को जिता सके। अपनी सीट भी बड़ी मुश्किल से जीते, उसको नेता थोड़े कहते हैं। वो तो कोई भी लक्ष्मण भाई अगर खड़े होते हैं तो वो भी जीतेंगे। समाजवादी पार्टी कल उनको टिकट देती है, लोकसभा का चुनाव का समाजवादी पार्टी की हवा है, तो लक्ष्मण भाई भी जीत जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण भाई जीतने के बाद 5 और लोगों को जिता देंगे, तब नेता कहलाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो अपनी सीट भी बिना नीतीश कुमार की मर्जी के जीत सके? क्या संजय झा जीत सकते हैं? वो तो राज्यसभा के मेंबर है। विजय चौधरी जीत सकते हैं, अशोक चौधरी जीत सकते हैं, कौन जीत सकते हैं? कोई एक नाम बताइए। नीतीश कुमार की पार्टी में इसलिए टूट फूट नहीं होती। और उसकी एक और वजह है नीतीश कुमार की पार्टी का, कि नीतीश कुमार केवल पार्टी पे नियंत्रण नहीं रखा हुआ उन्होंने। नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो, और नीतीश कुमार के नौकरशाही, तीनों उनके कंट्रोल में। नौकरशाही को भी 1 to 1 ऐसा किया रखा कि कोई एक आईएएस ऑफिसर हैंडल नहीं करता बिहार। अगर 5 डिपार्टमेंट है तो 5 आईएएस ऑफिसर है, और उस 5 आईएएस ऑफिसर में भी अलग अलग जातियां हैं। ऐसा नहीं कि सब ब्राह्मण है या सब भूमिहार है, कोई कुर्मी है, या उसमें दलित भी है, उसमें अति पिछड़े भी हैं, मुस्लिम भी है। तो सारा जोड़ के रखा। सामाजिक न्याय का जो समीकरण होता है वो सबसे मूल एजेंडे में है उनका। जो उन्होंने अभी डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि हमको क्या परिवर्तन करना है, वो नीतीश कुमार के दिमाग में जी। बैठा हुआ कि हमको करना क्या है। अब जाति गणना, आज जो सामाजिक न्याय राष्ट्रीय स्तर पर इतना हंगामा मचा हुआ है, वो सामाजिक न्याय की शुरुआत किसने की? बिहार में जो जाति गणना हुई, उसी के बाद तो ये सारा हुआ। और आप गौर कीजिए कि बिहार में वो सारी चीजें, नौकरियों में भी या तमाम चीजों में भी वो सारी चीजें हुई है। मैं मानता हूं कि तेजस्वी का अगर सिक्का नहीं जम पा रहा, उसमें नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा अभी भी है। और जो लालू जी ने कहा है कि हम दरवाजा खोल के रखे हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी। राजनीतिक, उनको समझ में आता है हम्म, नीतीश कुमार के होने का मतलब क्या होता है। उनको समझ में आता है कि अगर हमने ये कहा है तो नीतीश कुमार नेगोशिएट करने वाली स्थिति में होगा। वहां मीसा भारती का भी एक डायलॉग ऐड कर दीजिए कि वो दोनों दोस्त, हमारे पिताजी और नीतीश चाचा दोनों दोस्त हैं। तो लालू जी ने ऐसा कह करके बीजेपी को फिर से एक चक्कर में डाला कि नीतीश कुमार को अगर आप हल्के में ले रहे हो, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा इस बार कि हम आधे से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। बीजेपी जितनी हम्म, सीटों पर लड़ेगी उससे 20 सीटों पे ज्यादा लड़ेगी जेडीयू। तो जब ज्यादा नहीं देंगे सीटें, तो कैसे काम चलेगा? फिर आप देखिए कि बीजेपी का नेता कौन है बिहार में। क्या अमित शाह जाके जितवा देंगे बिहार में बीजेपी को? कोई नेता है जिसके नाम पर वोट मिलेगा बीजेपी को? खाली हिंदू राष्ट्र बिहार में नहीं हम्म, चलने वाला है। बिहार में एक राष्ट्र चल रहा है, उसका नाम है सामाजिक न्याय। वहां तमाम जो पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, इवन मुस्लिम, वो सब जान गए हैं कि क्या होगा। अब ठीक है, नीतीश कुमार 20 साल से शासन कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है यार नीतीश को अब जाना चाहिए, कितना दिन आप रहिएगा मुख्यमंत्री, यार छोड़ दीजिए। तो जैसा कि कहा डॉक्टर सुनीलम ने कि वो प्रधानमंत्री का अगर ऑप्शन आता है, तो नीतीश कुमार वहां जाने को तैयार हो। लेकिन 2025 के चुनाव में भी वक्त है, ये चुनावी वर्ष है बिहार का, और नीतीश कुमार की यही जी। खासियत है कि वो टॉक ऑफ द कंट्री या टॉक ऑफ द चर्चा डिबेट रहना जानते हैं। उनको ये पता है कि हमें हम्म, चर्चा में कैसे रह जाए, कुछ करे ना करे, वो खाली हाथ भी हिला दे तो चर्चा हो जाती है। तो इसलिए नीतीश कुमार को हल्के में अगर बीजेपी ले रही है, तो बीजेपी बहुत मंद बुद्धि लोगों से संचालित हो रही है। जी। हम्म।
जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। नीतीश की लगभग पूरी सियासत को आपने यहाँ पर खोल के रख दिया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, फिर इस सब में आरजेडी, आपको कांग्रेस, ये जो जो गठबंधन जिसको महागठबंधन कहा जाता है, ये कहाँ खड़ा हुआ आपको नजर आता है? क्योंकि अगर मान लीजिए नीतीश एक बार फिर से बीजेपी के ही साथ जाते हैं और वो हार्ड बार्गेनर हैं, उस तरह से बार्गेनिंग कर लेते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बन के उभरी थी पिछले चुनाव में। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था तेजस्वी यादव का, लेकिन जाहिर सी बात है बीजेपी जिस तरह की खेल की माहिर है, उसने वो भी खेल वहां पर किया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनको बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया गया। 17 महीने की फिर सरकार उन्होंने नीतीश के साथ मिलकर चलाई। तेजस्वी को एक पॉलिटिकल हीरो के तौर पर देखा गया, जिस तरह से उनकी सभाओं में, यात्राओं में भीड़ जुटी, लेकिन लोकसभा का प्रदर्शन उनका उतना अच्छा नहीं रहा। उसमें कमजोर कड़ी कांग्रेस भी शामिल हुई। क्या आपको लगता है बेस्ट कॉम्बिनेशन फिलहाल बिहार की राजनीति का क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नीतीश कांग्रेस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है आरजेडी से, लेकिन क्या लालू और नीतीश ये चाहेंगे कि किसी नेशनल पार्टी के इतने बड़े पैमाने पर एंट्री हो कि इन दोनों की अहमियत कम हो जाए? देखिए, बिहार में हर पार्टी अपने अपने हित को प्राथमिकता देते हुए रणनीति बना रही है। नीतीश कुमार अभी, अगर मतलब नीतीश कुमार के मन में क्या है, ये नीतीश कुमार के अलावा और मुश्किल है कि किसी को पता हो। वो बहुत सोच विचार करके, बहुत ठहराव के साथ राजनीति करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के मन में एक बात, अगर ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही होगी, ये नीतीश कुमार को पता होगा, कायदे से पता है कि वो भीतर भीतर उनको कमजोर करेगी। 2020 में उन्होंने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, फिर प्रशांत किशोर का इस्तेमाल करेगी, और ये हो रहा है टिकट वितरण के लिए। इसलिए एक खबर बिहार से ये भी आ रही है कि वो 130 सीटों से ज्यादा पर खुद लड़ना चाहते हैं। अब दूसरी बात, क्या 130 से ज्यादा सीटें आरजेडी के साथ आने पर उनको मिलेंगी? कुछ पेच तो यहां भी फंसा होगा। क्या आरजेडी, जो बिहार की सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है, जिस आरजेडी के पास सबसे ज्यादा विधायक है, वो क्या नीतीश कुमार की पार्टी, जिसके पास 45 विधायक जीत के आए थे, उससे कम पर टिकट वितरण का बातचीत हो पाएगी क्या? बहुत सारे पेच होते हैं राजनीति में और वो बहुत गहरे होते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि संयोजक बनाने के लिए इंडिया गठबंधन में कोशिश की जा रही थी और वो नहीं तैयार हो पाई। कांग्रेस थोड़ी असहज रही, ममता बनर्जी असहज रही, अरविंद केजरीवाल, नीतीश चले गए, और भी वजह होंगी। लेकिन उसके बाद भी जो बिहार की राजनीति है, वहां पर अभी भी नीतीश कुमार बहुत प्रासंगिक है और अपनी अपनी विश्वसनीयता को पूरी तरह नहीं खोए हैं। आरजेडी का सवाल जहां तक है, तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल को दो तरीके से रीड किया जा सकता है। एक नैरेटिव ये कहता है कि अगर हम गठबंधन नहीं किए होते तो एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी के साथ रहना, ये सारी चीजें एक तरफ रही होती, अगले चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से आते। दूसरा नैरेटिव, दूसरा पक्ष इस विमर्श का यह है कि नहीं, मौका मिला काम करने का तो काम करके दिखा दिया कि 17 महीने में नौकरी की डिबेट को, जो 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई के मुद्दे पर चुनाव को पूरा ध्रुवीकृत कर दिया था। अकेला तेजस्वी एक तरफ, कांग्रेस तो सहयोग में थी, और माले वहां का बहुत बड़ा सहयोगी है बिहार की राजनीति में। तेजस्वी आरजेडी के बाद 16 सीटें माले को मिली, 12 जीती है माले ने, और अभी भी उनके पास मजबूत है, तीन सांसद चुनाव लड़ते हैं, 2 जीतते हैं माले के। इन सब ने मिल करके ये दिखाया कि अगर हम सरकार में होते हैं तो हम नौकरी देंगे, हम सरकार में होते हैं तो जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होंगे। और धनंजय दा ने उसको बहुत ठीक याद दिलाया कि वो सामाजिक न्याय की जमीन है बिहार, और इसलिए तेजस्वी हो या आरजेडी हो, उन लोगों की रणनीति ये निश्चित तौर पर काम कर रही है कि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो क्या विकल्प है, और अगर नहीं आते हैं तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। अब आखिरी बात, बिहार में बहुत तरह की गोलबंदियां होती हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये एक बड़ी गोलबंदी है तमाम जातियों की, लेकिन मुस्लिम अभी भी उनके साथ नहीं है। पासवान जाति चिराग पासवान के साथ खड़ी जाती है, मांझी के नाम पर मांझी का भी वोट मिल जाता है।
और तमाम लोगों का मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ा वोट बैंक जो ओबीसी के नाम पर है, मुस्लिम, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। इस बीच में जो अमित शाह का बयान आया, इसने दलित समाज के बीच, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बीच ये भाव पैदा कर दिया है कि भाई बीजेपी तो बहुत अपमान कर रही है, आरक्षण भी खत्म कर रही है, लेटरल एंट्री भी ले आ रही है, एनएफएस भी कर रही है, ये तो रोज कर ही रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर देते हैं, और अब ये अपमान बाबा साहब का भी कर रहे हैं। यह भी ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा। नीतीश कुमार ये भी देख रहे होंगे कि कहां से वोट मिलेगा। एक तो लड़ाई सीट की होगी कि किसको, क्या नीतीश कुमार को बीजेपी ज्यादा सीट देगी या आरजेडी देगी, कहीं बार्गेनिंग ये भी तो हो रही होगी। और अगर कम सीटें होंगी तो नीतीश कुमार कमजोर होंगे तो बार्गेनिंग कैसे करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार भी अपने लेवल पर दोनों तरफ ऑप्शन खुले हुए रखे होंगे। इसीलिए लालू प्रसाद जी ने, भले ही अब उनकी भी एक उम्र हो गई है, लोग तो कहते हैं पिछली बार कि लालू जी भी थोड़ी हड़बड़ी कर रहे थे इसलिए भी नीतीश कुमार असहज हो गए, लेकिन ये सब बातें होती हैं, ये सब केवल कहने की बातें होती हैं। राजनीति बहुत गहरे कैलकुलेशन का फल है। और अगर कांग्रेस अपने हठ और अहंकार से न लड़े, जैसे वो हरियाणा में लड़ी, जैसे वो महाराष्ट्र में लड़ी, कांग्रेस संयम के साथ, मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार में आरजेडी के बाद माले है बड़ा वो समूह जो बहुत बड़े तबके में एक बड़ा दखल रखता है। इस तरह की अगर कैलकुलेशन बनती है तो बिहार में अलग तरह का चुनाव देखने को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी चाहेगी कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार उनसे अलग न हो, और नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़े समुदाय के वोट बैंक पर और नीतीश कुमार के चेहरे को रख करके जो इमोशन का है कार्ड वो खेला जाए। इसलिए बहुत बहुत खींचातानी है। इसीलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार इधर आएंगे कि उधर जाएंगे। ये भविष्यवाणी केवल बागेश्वर धाम वाले बाबा पर्ची बना दे तो बात सबको खुल जाए, और कोई ये कुछ नहीं बता सकता। इसलिए क्योंकि बहुत बहुत बारीक राजनीति चल रही है। आरजेडी अपनी तैयारी कर रही है, यात्रा पे निकले हुए तेजस्वी, और नीतीश कुमार अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं, प्रगति यात्रा पर। दोनों पार्टियां अपनी पूरी तैयारी कर रही है। माले एक बार पूरी यात्रा कर चुकी है बिहार की, न्याय यात्रा शायद उसका नाम था। माले कितनी ताकत लग, इसलिए मेरा कहना बुशरा जी ये है कि बहुत राजनीति में भी लेयर्स हैं। वो बहुत, बिहार की राजनीति इतनी आसान नहीं है, और बिहार में कुछ भी हो सकता है। ये दोनों बातें मैं कहना चाहूंगा। जी, कुछ भी हो सकता है। लास्ट कमेंट आपका संक्षेप में धनंजय जी, कि अगर ऑफर आरजेडी की तरफ से उन्हें इस तरह का दिया जाता है और ये कहा जाता है क्योंकि नीतीश कुमार को अल्टीमेटली मुख्यमंत्री बने रहना है फिलहाल, जब तक उन्हें इससे बड़ा कोई ऑफर नहीं मिलता है, इसी की लड़ाई है, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो वो अपनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे वक्त में अगर इस पूरी की पूरी जो मुहिम है, क्योंकि बताया जा रहा है 18 तारीख को राहुल गांधी पटना जाएंगे और फिर महू, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जाए पैदाइश है, वहां पर एक महारैली जो है वो करने जा रहे हैं। और ऐसे में लग रहा है कि इस मुद्दे को वो नहीं छोड़ेंगे। जय भीम, जय बापू, जय संविधान, इस पूरी मुहिम को वो चला रहे हैं। और अगर ये जोर शोर पकड़ती है और इसका असर जमीन पर देखने के लिए मिलता है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे सांप्रदायिक माहौल में नीतीश कुमार के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी, और फिर उसके बाद अगर वो वोट बैंक जो उनका वोट बैंक माना जाता है वो उनसे छिटकेगा, तो जाहिर सी बात है उनके लिए परेशानी होगी, क्योंकि ओबीसी और अगड़ा वोट बीजेपी को ही लगता है कि उनका इंटैक्ट है। एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं मानता हूं मैं। एंटी इनकम्बेंसी हमारे कहने के लिए हो सकता है, लेकिन नहीं है। ये है कि भैया बदलिए यार, कब तक नीतीश जी रहेंगे, कुछ और चेंज किया जाए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब क्या होता है कि आपकी सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बात हो जिससे लोग नाराज हो, तो आप चाहे वो स्वास्थ्य की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, और तमाम किस्म की बात कीजिए। और खास करके महिलाओं वाला चैप्टर इतना बड़ा है ना बुशरा जी, कि बिहार जी, और उत्तर प्रदेश के लिए महिलाएं बहुत ताकतवर फैक्टर है। महिलाओं के लिए जो काम किया उन्होंने वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सड़कें जिस तरह से बनी है, तो बाकी सारी बेरोजगारी चीजें या हैं। बीपीएससी भी आपको नहीं लगता है धनंजय जी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा? नहीं, बीपीएससी में देखिए, बीपीएससी में राजनीति हो गई। बीपीएससी 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने दिया था। 4 तारीख को एग्जाम उसका हो गया, री एग्जाम जहां होना था वहां हो गया री एग्जाम। अब प्रशांत किशोर बैठ करके क्या धरना दे रहा है? जब एग्जाम हो गया तो अब क्या होगा? क्या आपको पॉसिबल लगता है कि जो एग्जाम हो गया वो बदलेगा? जो उसका आप याद कीजिए, नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो बाकायदा गड़बड़ियां साबित हो गई थी।
इसमें तो उस तरह से गड़बड़ी कोई साबित नहीं कर पाए। नीट वाले एग्जाम में क्या था, 62 लोग चले गए और कहा कि 720 नंबर आ गए, 720 नंबर आ गए। दोबारा एग्जाम किया तो आधे से ज्यादा विद्यार्थी एग्जाम देने नहीं गए, तो वो तो बेईमानी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन बीपीएससी में क्या बेईमानी दिखी, उसमें एक आया कि जो 912 सेंटर पे हुए थे, परीक्षा हुई थी, उसमें से एक सेंटर पे जो बापू सभागार केंद्र में था, जहां 12,000 विद्यार्थी दे रहे थे एग्जाम, वहां पे प्रश्न पत्र लेट पहुंचे, कुछ और अनियमितता हुई, ये बात हुई। बाकी कोई आरोप कहीं नहीं लगा। तो सारे लड़के री एग्जाम नहीं चाह रहे थे, अब उनका कहना था कि भैया हमारा हो रहा है तो इनका भी हो जाए, तो वो नहीं हुआ। तो 911 सेंटर पे हो चुके थे, उसको री एग्जाम में फिर कन्वर्ट करना कहा सरकार ने कि या बीपीएससी ने, बेसिकली बीपीएससी को आगे कर दिया इन लोगों ने कि भैया आपको लगता है तो करो। तो वो अलग मसला है। लेकिन मूल है कि आपके यहाँ जो काम धाम देश में जिस तरह से चल रहा है, क्या बिहार उससे अलग है? क्या वहां आरएसएस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश में जो हालत है, डॉक्टर लक्ष्मण इसको बेहतर जानते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, वैसी स्थिति कम से कम वहां नहीं है। लेकिन एक लास्ट बात मैं कहूं कि नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको किस समय कहाँ रहना चाहिए। और एक और उसमें यह है कि वो पौधे कोई वृक्ष बनने नहीं देना चाहते अपने सामने, उनको हर पौधा पौधा ही रहे, इसलिए उखाड़ उखाड़ के बीच में देखते रहते हैं कि जड़ तो नहीं पकड़ लिया, जड़ पकड़ लिया तो उसको उखाड़ देते फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसलिए इसलिए आप गौर कीजिए कि बीजेपी में कोई नेता नहीं बन पाया आज तक। कोई एक नेता का नाम लीजिए जो बीजेपी में नेता है, नीतीश कुमार के सामने आके खड़ा हो जाए। विजय कुमार सिन्हा की बात करेंगे, अपनी सीट जीते कि नहीं जीते ये पता नहीं है। सम्राट चौधरी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लेकिन तेजस्वी ने जो अपनी लड़ाई लड़ी, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें ये पता चला कि इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे तो हम बीजेपी को हरा नहीं सकते। लालू जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि लालू जी ने कहा कि भैया हम द्वार खोल के रखे हैं, उसकी बड़ी वजह है। और उनको पता है कि नीतीश फाइनली जाएंगे कहाँ, वो विरासत दे के जाएंगे सामाजिक न्याय को, जो शुरुआत में लक्ष्मण यादव ने कहा कि फाइनली वो आरएसएस को विरासत देके जाने वाले नहीं है। और कांग्रेस की जो आपने बात कही कि जय बापू, एक संभावना वहां जगती है, क्योंकि जब बात करते हैं जातियों पर उतरते हैं तो एंटी यादव, एक यादवों को लेकर के पिछड़ी जातियों में एक भय वाला माहौल रहता है, जो लालू प्रसाद जी के दौरान जो प्रचारित किया गया, या जो गांव में, चूंकि उस दबंग है, यादव जाति जो है वो कमजोर जाति नहीं है, दबंग जाति है, संख्या में भी जाता है और ठीक ठाक पोजीशन में, पढ़ाई लिखाई से लेकर के तमाम चीजों में, राजनीति में भी और बाकी चीजों में, पैसे कौड़े में भी, तो जमीन में भी। तो उसमें उस कुछ जो पिछड़ी जातियां हैं जो कम संख्या में, उनको लगता है कि अरे यार ये आ जाएंगे तो फिर वही तमाशा करेंगे। नीतीश कुमार की ताकत यही तो है। तो नीतीश कुमार जो जो कांग्रेस जो कर रही है, उसमें से बनता है कि शायद नीतीश कुमार वाला जो वर्ग है कांग्रेस के साथ आके जुड़ सकता है और फिर एक समीकरण बन सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार समझिए 2025 के बाद, चुनाव के बाद कहाँ, क्या 2000 आगे 2030 में चुनाव होगा या 2035 में चुनाव होगा, उसमें भी नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसमें लग रहा है कि एक आखिरी चुनाव होगा। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि ये आखिरी चुनाव मेरा है। तो अगर चीजें बदल जाती है, बिल्कुल सही बात है, उनके बारे में कोई बता नहीं सकता। और संजय झा, प्रशांत किशोर, वो एक और थे, ये सीपी क्या सिन्हा थे, नाम भूल गए, हमारे यहाँ के ही हैं, आरसीपी सिंह, ये तमाम लोग आए गए, हो गए खेल उनका, किसी ने कुछ बिगाड़ा क्या, कोई बाल बाका क्या? क्या संजय झा कुछ नहीं कर सकते। संजय झा के लिए बताऊं आपको कि संजय झा बैठे हुए थे लोग जाकर के, तो कहा अच्छा तो आपको टॉप सिक्योरिटी मिल गई है, अच्छा, और छोड़ करके चल दिए तीनों। तो संजय झा के बारे में सब जानकारी मिल गई है नीतीश। बड़े सही कहा लक्ष्मण ने कि संजय झा, किसी के भी बारे में नीतीश कुमार को जानकारी मिल जाती है, क्योंकि उनके बहुत सारे कान हैं, आंख हैं, और वो अफसरशाही में भी है, वो पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर भी है, कार्यकर्ताओं में भी है, और जमीन पर भी है। वो व्यवहार से पहचान लेते हैं, कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और ऐसे ही 20 साल से बिहार में शासन नहीं कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी कभी बहुमत में नहीं रही। हमेशा किसी न किसी बैसाखी के साथ राजनीति, मजाक नहीं है, बहुत सीरियस बात है। और वो आदमी बदल देता है, विपक्ष बदलता है, वो तय करता है विपक्ष में कौन बैठेगा या हमारे साथ कौन बैठेगा सत्ता में। ये कोई मजाक नहीं है, पलटू राम कह के मजाक उड़ा लीजिए, बात दूसरी है। जी जी, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से देखना है और नीतीश कुमार की राजनीति को भी बहुत बारीकी से देखना है। अपॉर्चुनिस्ट भी उनको कहा जाता है, लेकिन देखना ये होगा कि उनकी अपॉर्चुनिटी उन्हें कहाँ ज्यादा होती हुई नजर आती है। उनका ये कह देना कि 2 बार चले गए अब नहीं जाएंगे, इससे ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है, बल्कि एक तरह से पॉसिबिलिटीज के दरवाजे उन्होंने और ज्यादा
खोल दिए हैं, इसको इस तरह से भी समझा और पढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, धनंजय जी आपका, डॉक्टर श्रीलम आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।